हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 3 को। तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कक्षा 7 के भी बनाए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाया गया है। साथ ही साथ जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, वन लाइनर बन रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है। तो जरूर देखिए। यदि आप सारे वीडियोस को चाहते हो कि एक जगह मिले, खोजने में बहुत कष्ट हो रहा है, तो ऐप पर भी आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन सारा आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीडियोस के भी लिंक आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि सारे चैप्टर्स आप पढ़ सको। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और ये है ऊष्मा यानी कि हीट। इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा क्या होता है उसको समझने वाले हैं, और बहुत सारी चीजों को यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ शुरू यदि करोगे तो क्या बोलता है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानता रेशों से बने होते हैं। बिल्कुल, ये हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऊनी वस्त्र हैं वह जंतु रेशों से बने होते हैं, जंतु द्वारा प्राप्त रेशों से बने होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जो सूती है, कॉटन जिसको हम लोग बोलते हैं, वह जानते हो किससे बना होता है, तो पादप के रेशों से बना होता है। जैसे तुमने कपास का नाम सुना होगा, तो कपास के रेशों से बनेगा। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखता है। बिल्कुल, ठंडे के दिनों में हम कैसे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, तो इसका उत्तर है कि ठंडे के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब यहीं से हमें सोचना है कि भाई ठंडे में हमें ऊनी वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है, मान लो कि ये मैंने स्वेटर पहन रखा है, तो ठंडे में यदि मैंने स्वेटर पहन रखा है तो इसका क्या फायदा है। इसका ये फायदा है कि मेरे शरीर का जो गर्मी है, हीट है, ऊष्मा है, ध्यान से वर्ड समझना, मेरे शरीर के अंदर का जो ऊष्मा है, ठीक है, क्या है, ऊष्मा, वह फिर बाहर नहीं जाता। मेरे शरीर का जो ऊष्मा है वह क्या होता है, शरीर ये इस स्वेटर के कारण बाहर नहीं ट्रांसफर होता, जिसके कारण मुझे गर्मी का अनुभव लगता है। अब यही ठंडे के दिनों में हम लोग कॉटन के वस्त्र पहन लें तो क्या होगा, तो हमारे शरीर के अंदर का जो गर्मी है, ऊष्मा है, वह बाहर ट्रांसफर हो जाएगा आसानी से, जिससे हमें ठंडा महसूस होगा। यही कारण है कि ठंडे के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, साथ ही साथ कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। ये सारा ये जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, इसी कारण से करते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब ये क्यों पसंद करते हैं ये भी मैंने बता दिया। यदि हम लोग सूती वस्त्र पहनेंगे तो हमारे शरीर के अंदर का जो हीट है वो बाहर ट्रांसफर हो सकता है। इसके साथ वाष्पीकरण भी एक प्रक्रिया है, वाष्पीकरण के लिए भी हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। ये भी एक चीज होता है। वाष्पीकरण के कारण हमारा जो पसीना है वह क्या होता है, उड़ता है, और वायुमंडल में यदि वो जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस कारण भी सूती वस्त्र पहनते हैं हम लोग। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल उपयुक्त हैं, क्योंकि हमारे शरीर को कभी गर्म रखने की आवश्यकता होती है, कभी ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। इस कारण से अलग अलग ऋतु में हम लोग विशेष प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं एकदम। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि शीतकाल में हम लोग जो रूम में रहते हैं तो ठंडा लगता है, गर्म धूप में जाते हैं तब अच्छा लगता है, धूप आता है तो उससे हमारे शरीर को गर्मी महसूस होती है। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। अब यहां से देखो, पहला प्रश्न तुमसे पूछ रहा है कि भाई हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। वस्तु की बात कर रहा है। यदि वस्तु की बात कर रहा है
तो यदि सबसे साधारण तरीका हम लोग बोले कि कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है, उसको हम यदि जानना चाहें तो सबसे पहला जो चीज है वह है स्पर्श। स्पर्श मतलब अपने त्वचा के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है अथवा गर्म। भले ही वह हमारे लिए हानिकारक हो, लेकिन हम पता कर सकते हैं। समझ गए? कैसे? टच करके, स्पर्श करके। जैसे मान लो यहाँ पर चाय का कप रखा हुआ है, गर्म चाय का कप रखा हुआ है, मतलब चाय भरा हुआ है गर्म कप में, तो मुझे कैसे पता है कि गर्म है कि ठंडा है? तो उसके लिए मैं उसको टच करूंगा, स्पर्श करूंगा। जैसे ही टच करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये बहुत गर्म है या मेरे पास ठंडा पानी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास पानी है, देखो, ये देखो मेरे पास मान लो ये पानी है, तो अब मैं कैसे जानूं कि ये ठंडा है कि गर्म है? तो सीधा सा आंसर है भाई, इसको स्पर्श करना है। यदि हम स्पर्श करेंगे तो फिर हम पता कर पाएंगे कि ये पानी क्या है, ठंडा है अथवा गर्म है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हर चीज को बस स्पर्श करके पता करना तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो उसके लिए और भी विधियां हैं जो कि आगे बताई गई हैं कि आखिर कैसे पता करेंगे कि कोई चीज ठंडा है अथवा गर्म है। या ये भी बताया गया है आगे कि किसी चीज को छू करके यदि हम पता कर रहे हैं ठंडा है अथवा गर्म है, तो कई बार तुम्हारा माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है और तुम छू कर भी नहीं पता कर पाओगे कि वो ठंडा है कि गर्म है। उसका आगे प्रयोग दिया है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो चीज यहां पर बोल रहा है और जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि भाई स्पर्श करके हम लोग अभी तक तो यही करते हैं कि स्पर्श करके पता कर लेते हैं कि कोई चीज ठंडा है अथवा गर्म है। ठीक है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है अथवा कितना ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यानी हम लोग कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिसमें एक्चुअल में कोई पदार्थ ठंडा है अथवा गर्म, उसको हम लोग पता करेंगे। छूने वाली बात हम लोग नहीं करेंगे। आगे देखो, गर्म तथा ठंडा। अब यहां पर इन सब चीजों से तो तुम वाकिफ हो कि कुछ चीजें गर्म होती हैं भाई, कुछ चीजें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, साथ ही साथ उनका उपयोग भी करते हैं, जिसमें से कुछ ठंडा होता है, कुछ क्या होता है, गर्म होता है। इनमें से कुछ गर्म होता है और कुछ ठंडा। इसके अलावा इसको और कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। कुछ बहुत ज्यादा गर्म होता है, कुछ हल्का गर्म होता है, और कुछ बहुत ज्यादा ठंडा होता है, हल्का ठंडा होता है, कुछ नॉर्मल होता है। इस तरीके से भी हम लोग बांट सकते हैं। सिर्फ गर्म और ठंडा में हम लोग नहीं किसी चीज को कह सकते। ठीक है ना? चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। यहां पर यदि चाय और बर्फ की बात की जा रही है तो यहां एकदम ठंडी वस्तु देखा जाए तो बर्फ क्या हो गया, एकदम ठंडा वस्तु हो गया। इसी प्रकार से चाय को देखा जाएगा तो वो काफी गर्म होता है, लेकिन आग से कम गर्म है। आग से वो क्या है, कम गर्म है। इस तरीके से भी तुम ध्यान देना। ठीक है? चाय गर्म है लेकिन आग से कम गर्म है, खौलते हुए तेल से कम गर्म है। चाय को तो पी सकते हैं, खौलते हुए तेल को पी सकते हैं नहीं ना? तो एक समझो यहां पर ठंडा और गर्म कहने का मतलब है कि कोई चीज ठंडा है, गर्म है, बस ऐसे ही बता रहा है। ऐसा मत समझना उसके लेवल को बता रहा, कितना ठंडा कितना गर्म, ऐसा नहीं बता रहा। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची यहाँ पर दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए, वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। अब तो तुम बच्चे हो, लेकिन इतना तो तुम समझ सकते हो कि इसमें किसे ठंडा कहें, किसे गर्म कहें। तो देखो यहाँ पर ठंडा सीधे से आइसक्रीम क्या हो गया, बहुत ठंडा हो गया। एकदम ठंडा पानी क्या हो गया, बहुत ठंडा हो गया। बर्फ क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। ये सब ठंडा की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद चाय जो है क्या है, गर्म है या गुनगुना है, कुछ भी हो सकता है। गर्म दूध लेंगे तो गर्म है, गुनगुना है। यदि हम लोग फलों का रस लेंगे तो फलों का रस नॉर्मल ही होता है, बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है, और ऐसे तुरंत फल का रस निकालोगे तो हल्का नॉर्मल रहेगा। इस तरीके से बात करेंगे। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, यदि गर्म किया हुआ मान लो कि एक कढ़ाई है, कढ़ाई को आग पर चढ़ा दिया गया है, तो उसका हैंडल को पकड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। हालांकि उतना गर्म नहीं होगा लेकिन फिर भी गर्म होगा।
अब लोहे का कड़ाही चढ़ा दिया जाए तो हैंडल सोचो कितना गर्म होगा, छूने पे जल भी जाओगे। तो एक कैटेगरी है, कुछ चीजें कम गर्म होती है, कुछ ज्यादा गर्म होती है, कुछ और ज्यादा गर्म होती है, कुछ बहुत ज्यादा गर्म होती है। इस प्रकार से यहां पर समझना है। अब देखो यहां बोलता है हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक गर्म या ठंडी हो सकती हैं, है ना। चलो यही यहां पर बोल रहा है। तो ये सब भाई तो सब चीज जानते हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की बात है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? अभी तक तो जो हम लोग करते हैं वो स्पर्श करते हैं, लेकिन कृपा करके ऐसा तुम मत करना। हर चीज को जाके टच मत करने लगना, हाथ जल जाएगा। और स्पर्श करके ही हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आगे और कुछ विधियां बताई गई हैं, ठीक है। प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिया विश्वसनीय है? अब देखो, अब एक बड़ा रोचक चीज आ रहा है। हर चीज को तो हम छू छू के पता कर लेते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, लेकिन यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, यहां पर एक प्रयोग बता रहा है और इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखना क्या बोल रहा है। यहां देखो, यहां पर बोलता है कि ए, बी और सी 3 कंटेनर लिया है। ए में मान लो कि ठंडा पानी है, बी में गर्म पानी है और सी में ठंडा और गर्म पानी दोनों है। अब क्या करते हैं हम लोग कि मान लो कि ये बायां हाथ है, क्या है, बायां, और ये दायां हाथ है। तो बायां हाथ को ठंडा में डाल देते हैं और दायां हाथ को गर्म पानी में डाल देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसको ऐसे रखना है, ठीक है। तो अब बताओ बायां हाथ को कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, वेरी गुड। और दायां हाथ को कैसा लग रहा है? गर्म लग रहा है। ये तो पहचान पा रहे हो ना? यस सर, बिल्कुल पहचान पा रहे हैं। अब एक और जो कंटेनर सी था उसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी रखा हुआ था, ठीक है, ठंडा गर्म पानी का मिक्सचर रखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि दोनों हाथों को यहां से निकालते हैं और इसको यहां पर इसमें रख देते हैं, कंटेनर सी में। तो ध्यान से देखोगे यहां तो ठंडा और गर्म पानी का मिश्रण है ना, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रखोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या था कि बायां वाला यदि ठंडा था, कैसा था? ठंडा, तो इसमें डालने पर उसे गर्म लगना शुरू हो जाता है। ये पानी इसको गर्म लगता है, जबकि ये पानी गर्म नहीं है, ठंडा और गर्म का मिक्सचर है, लेकिन इसको गर्म लगना शुरू होता है। यानी ये कंफ्यूज हो गया, दिमाग कंफ्यूज हो गया। स्पर्श करके पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये मिक्सचर है कि ठंडा है कि गर्म है, उसको गर्म लगना शुरू हो गया। जबकि दायां हाथ इसमें डाल रहे हैं तो उसको गर्म लग रहा था, अब ठंडा लगना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है क्या मैं बोला? कि दोनों हाथ को जब एक साथ इसमें डालेंगे तो जो बायां हाथ को ठंडा लग रहा था अब गर्म लग रहा है, और दायां हाथ को जो गर्म लग रहा था अब ठंडा लग रहा है। जबकि यहां वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। यानी ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। इसीलिए यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब है कि स्पर्श करके किसी चीज को हम लोग कितना विश्वसनीय है देख सकते हो। यहां पर ये कंफ्यूज हो गया है, ठीक है ना। चलो यहां देखो, तो अब यहां देखते हैं। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, ए बी सी अंकित करिए। पात्र ए में ठंडा, बी में गर्म लीजिए। कुछ ठंडा और गर्म पानी को सी में मिला दिया था। बायां हाथ को ए में डाल दिया था, ठीक है, ठंडा पानी में, और दायां हाथ को गर्म पानी में डाल दिया था। और दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक उसमें रखा और उसके बाद दोनों को एक साथ ले जाकर के सी में डाल दिया था। तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ। तो हुआ ऐसा कि बायां हाथ कहता है कि मग में गर्म पानी है, और दायां हाथ कहता है कि मग में क्या है? ठंडा पानी है। अब ध्यान से देखो, मग सी में तो दोनों का मिश्रण था, लेकिन एक हाथ को लग रहा है ठंडा पानी, एक हाथ को लग रहा है गर्म पानी। जबकि मग में न ठंडा पानी था न गर्म पानी था, मिक्सचर था, साधारण पानी था। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मग में ठंडा और गर्म पानी का मिक्सचर था। यानी कि यदि नॉर्मली हाथ डाला जाता तो नॉर्मल पानी लगता, ठंडा और गर्म दोनों मिक्सचर लगता। लेकिन इस प्रयोग में हम लोगों को एक हाथ को ठंडा लग रहा है, एक हाथ को गर्म लग रहा है। ये कैसे आश्चर्य है? पानी वही है, एक को ठंडा लग रहा है, एक को गर्म लग रहा है। ध्यान से सीखो ये प्रयोग को।
भाई दोनों हाथ को या तो ठंडा लगना चाहिए था, दोनों हाथ को गर्म लगना चाहिए था, ऐसा ना होता। लेकिन एक बोल रहा है यार ये तो ठंडा पानी है, दूसरा बोल रहा है यार ये तो गर्म पानी है। ये देखो, ये यानी कि यहां कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसका मतलब जो टच स्पर्श है हमेशा विश्वसनीय नहीं है, यही यहां पर बोल रहा है। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी ये हम लोग छू छू के हर चीज को जो पता करते हैं, गर्म है कि ठंडा है, गर्म है कि ठंडा है, ये हमेशा विश्वसनीय नहीं है। कई बार धोखा भी हो जाएगा। एक हाथ बोलेगा यार ये गर्म पानी है, एक हाथ बोलेगा यार ये तो ठंडा पानी है, बताओ पानी कैसा है, गर्म है कि ठंडा है। ठीक है ना, वही बात है। चलो आगे देखते हैं। तब हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। यहां देखो, अब ताप क्या होता है उसका परिभाषा बोल रहा है। तो कोई वस्तु कितना गर्म है इसका पता जिस चीज से लगाते हैं उसे उसका ताप कहते हैं। ये रहा यहां पर पहला क्वेश्चन कि ताप किसे कहते हैं। तो कोई वस्तु कितना गर्म है उसके पता को लगाते हैं, जिस चीज से लगाते हैं उसे हम उसका ताप कहते हैं। ये एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे। अब ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम लोग ताप मापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। तुम सबने थर्मामीटर जरूर देखा है, या तो मुंह में लगाते हैं थर्मामीटर, या तो ऐसे लगाते हैं। कब लगाते हैं? रोज लगाते हैं ना? नहीं, जब बुखार होता है तब। तो थर्मामीटर देखोगे, अरे ये मेरे हाथ में थर्मामीटर नहीं है, लेकिन थर्मामीटर देखोगे इस प्रकार से कांच का बना होता है, यहां बताया भी है। ऊपर एक घुंडी लगा होता है, इसमें पारा होता है। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया, और इसे फिर हम लोग ऐसे लगा लेते हैं या मुंह में लगाते हैं, और फिर इसमें हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं, और फिर हम लोग पता करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। क्या हमारे शरीर का ताप नॉर्मल है या हमारे शरीर का ताप बढ़ गया। ताप को ही यहाँ टेम्परेचर कह रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बता रहा है कि कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है। टेम्परेचर से हम लोग पता करते हैं, ताप से पता करते हैं। तो अब यही चीज आ गया कि भाई अब किसी चीज का यदि हमें तापमान पता करना है, मतलब कि वो गर्म है कि ठंडा, तो क्या उसको छूना है? नहीं, उसको हम लोग थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखना, ताप का मापन नेक्स्ट टॉपिक आता है। क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर से मापा गया था। बिल्कुल, तुम्हें भी कई बार थर्मामीटर तुमने भी यूज किया होगा। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं, तो जिस ताप मापी से हम अपना बुखार मापते हैं या अपने शरीर का तापमान मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका मतलब ये थर्मामीटर भी अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके ध्यान पूर्वक देखिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टर थर्मामीटर का चित्र को यहाँ दिखाया गया है, ये यहाँ देख सकते हो। तो ये देखो, यही है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये देखना, तो डॉक्टरी थर्मामीटर देखोगे तो इस तरीके से देख सकते हो। इसकी संरचना है, ये कांच का बना होता है, यहाँ घुंडी लगा होता है, इसके अंदर पारा भरा होता है। यदि तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पर शायद नहीं भी दिखे, तो इस तरीके से ये यहां तक तुम्हें दिखेगा। इस प्रकार से ये चमकीला चमकीला दिखता है। ठीक है ना। चलो अब देखो, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई डॉक्टरी थर्मामीटर का संरचना कैसा होता है। तो इसका आंसर यहां दिया हुआ है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबा, बारीक तथा एक समान व्यास का कांच का नली होता है। कांच का क्या होता है? एक नली होता है, और इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। ये तीन बात बस लिख देना है। देखो, कांच का नली होता है, इसमें एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा जाता है, बस इतना बात लिख देना है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पतला चमकीला धारी तुम्हें देखने को मिलेगा। यदि थर्मामीटर होगा तो तुम इसे देखना घर में।
यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, इस प्रकार से थर्मामीटर को करोगे तो चमकता हुआ दिखेगा। जब तक कि आपको उसके धारी दिखाई न देने लगे तब तक देखते रहो। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का मापक्रम स्केल दिखेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना तापमान है, उसे भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। तो यहां देखो, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर तापक्रम को जो मापने के लिए स्केल दिया गया है डिग्री सेल्सियस है। तो जो तापमान है उसको अलग अलग मापक से हम लोग मापते हैं। या बोलेंगे कि जैसे कि मान लो कि यदि तुम्हें वजन मेजर करना है तो वजन को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। दूरी मेजर करना है तो मीटर में, किलोमीटर में, इस तरीके से मेजर करते हैं। तो वैसे ही यदि हम लोग को तापमान को मापना है तो उसको भी अलग अलग तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको केल्विन में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो केल्विन को इसका हम लोग एसआई मात्रक भी कहते हैं। जो तापमान है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसका मतलब जो तापमान है उसको हम लोग अलग अलग मात्रकों के द्वारा माप सकते हैं। तो सेल्सियस भी क्या हो गया, एक माप हो गया जिसको हम लोग डिग्री सी से दिखाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। तो यहां पर जैसे तुम चित्र में देखोगे तो दो मापक्रम तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहां ध्यान से देखोगे तो एक में लिखा है डिग्री सेल्सियस, एक में लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट। तो भाई अब किसे पढ़ोगे, किसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस है उसमें तापक्रम अलग होगा और फ़ारेनहाइट में तापक्रम क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर हम लोग लेंगे तो डिग्री सेल्सियस में देखो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिखा रहा है, और 98 डिग्री यहाँ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बताया जाता है। यानी फ़ारेनहाइट में जो मान है वो अलग होगा और डिग्री सेल्सियस में जो मान है वो अलग होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कई जगहों पर यह बात लिखा है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत जगह लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो यही यहाँ पर मैं बता रहा था। तो यहाँ जो हमारे पास थर्मामीटर होता है उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में इसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में इसे व्यक्त किया जाता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। भी क्वेश्चन ये बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देना। क्वेश्चन बोलेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम लोग कितना तापमान को माप सकते हैं, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के ही तापमान को मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा को हम लोग मेजर नहीं करते। अब देखो क्रियाकलाप बता रहा है 3.2। तो आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। थर्मामीटर को पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पढ़ने की नहीं जरूरत है, बल्कि क्या करना है कि अपने गार्जियन से बात करो, थर्मामीटर लो और फिर सीख लो। वहां पर बता दिया जाएगा कि कैसे इसको पढ़ना है। हालांकि एक बार मैं पढ़ देता हूं। यहां देखना, बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भावों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं। अरे सिंपल सा बात है, जो स्केल है तुम्हारे पास, स्केल में क्या होता है, बड़ा बड़ा भाग बनाया जाता है, फिर उसमें छोटा छोटा भाग बनाया जाता है। वैसे ही यहाँ भी स्केल है। स्केल में देखो पहले बड़ा भाग बनाएगा, फिर छोटा भाग बनाएगा। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखना यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, फिर ये है, इसके बीच में छोटा छोटा भाग बनाया गया है। तो इस तरीके से तो तुम देखोगे कि ये हम लोग जब स्केल में यदि हम लोग स्टडी कर पाएंगे तो इसमें भी आसानी से स्टडी कर पाएंगे। दोनों लगभग एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, यानी कि 2 डिग्री है। मान लो 98 है और 99 डिग्री है। इन दो चिन्हों के बीच 1 डिग्री का यदि अंतर है तो बोलता है इन चिन्हों के बीच 5 भाग है,
तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि एक छोटे भाग का मान यहां पर कितने के बराबर है, तो 1/5 डिग्री सेल्सियस या 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब यहां देखो कुछ सावधानी भी बता रहा है। उपयोग करने के पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से हमें धो लेना चाहिए। अब देखो क्यों बोल रहा है धो लेना चाहिए। थर्मामीटर को हो सकता है पहले किसी ने उपयोग में लाया हो, तो उससे उसका तापमान पहले चढ़ा हुआ होता है, जो पारा है वो आगे की ओर होता है। तो उस पारा को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको धोना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो पारा को पहले उतारने के लिए हमें उसको अच्छे से धो लेना है। किसी पूतिरोधी मतलब रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुनिश्चित करिए। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। इस तरीके से पकड़ के इसे झटके देना होता है। देखो ऐसे ही मान लो कि ये तुम्हारा थर्मामीटर, देखो ये घुंडी लगा हुआ है और ऐसे तो इसको ऐसे झटके देना होता है। तो भाई घर में ये सीख सकती है, पढ़ने का बात नहीं है, ऐसे टाइम पास हो रहा है, ये सारा ऐसे ही लिखा है। कुछ झटके दीजिए, झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रख लेना है या कांख में भी दबा लेते हैं। थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यक्रम नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा, यही यहां पर बता रहा है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग मात्रक का यूज करते हैं। जैसे द्रव्यमान है तो हम लोग केजी का यूज करते हैं, दूरी है तो मीटर किलोमीटर का यूज करते हैं, समय है तो सेकंड का या घंटे का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट यूज कर सकते हैं, केल्विन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब देखो आगे देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों को कम से कम 10 के शरीर का तापमान लीजिए। तो ये तुम्हें कुछ एक्टिविटी करने को बोल रहा है। अब देखो डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग करने के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए उसके बारे में यहां बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या बोलता है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। अभी यहाँ बड़ा हिंदी गजब लिखा हुआ है, एंटीसेप्टिक तुम एग्जाम में लिख सकते हो। ध्यान से समझो, थर्मामीटर को यदि हम लोग जबान के नीचे रखते हैं हमेशा चेक करने के लिए, तो भाई ये तो गंदा होगा ही, समझ रहे हो। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे, सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, फिर इसको निकाल करके दूसरे के मुंह में डाल दो, बहुत खराब है ये, बहुत हेल्दी नहीं है। इसलिए इसको यूज करने के पहले बाद में हमें धो लेना है। यदि कांख में लगाते हैं और बार बार यहीं लगाते हैं तो भी कोशिश करो कि धो ही लें। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ये भी ध्यान देना है। हमने बताया ना कि अभी झटके लगाना है, झटके लगा करके पारा को उतार देना है। इसलिए उतारना है ताकि जिस व्यक्ति के शरीर में इसको लगा रहे हैं उसमें सही पाठ्यांक हमें मिल सके। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे के तल दृष्टि रेखा के सीधे होने चाहिए, इस तरीके से देखना है तुम्हें। थर्मामीटर के सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। यही मेन सावधानी है कि थर्मामीटर का जो घुंडी है, ऊपर का बल्ब है, वह टूट जाएगा तो पारा बिखर जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से भी इसे नहीं पकड़ना है। तो यही सब यहां बता रहा है। चलो तो यहां पर एक सारणी को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जैसे देख सकते हो इस सारणी में लिखा है कुछ विद्यार्थियों के शरीर के तापमान को आपको नोट करना है और इस सारणी में भरना है। बोलता है क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। अब तुम अपने कक्षा में क्या कर सकते हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करके अपने दोस्तों का टेम्परेचर लो।
तो तुम देखोगे कि क्या सबका ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी का थोड़ा ऊपर होगा, किसी का थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ये तुम जान लो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या बोलता है कि जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसका मतलब यदि तुमसे पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और इसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य ताप कहेंगे, या इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर कहेंगे। और ये जो टेम्परेचर होगा वह बहुत सारे लोगों का औसत होगा, मतलब बहुत सारे लोगों का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह ये 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, चेतावनी यहां दे रहा है, बोलता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत उपयोग करिए। अब तुम्हें लगेगा कि जाकर के हम कोई फ्लेम जल रहा है उसमें डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करके उसका मापन करें, या फिर बहुत ज्यादा पानी बॉयल हो रहा है उसका जाकर के टेम्परेचर ले, तो इस तरीके की बात को हमें नहीं करनी है, ये यहाँ चेतावनी दे रहा है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख सकते हो आ रहा है। क्या बोल रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहां इस लाइन से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग निम्न में से किसके तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन हो सकता है सिर्फ मनुष्य का, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मनुष्य के अलावा अन्य जीवों का, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि मनुष्य एवं सभी चीजों का, चौथा ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से और भी ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं इसमें। तो यहां देख सकते हो आंसर क्लियर है कि मानव शरीर का तापमान लेने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। मानव शरीर का सामान्यतः ताप से 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई मानव शरीर का जो तापमान है, बोलता है सामान्यतः 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। यहां पर इसे तुम्हें फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि कम कितना हो सकता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना है। इसी कारण से बोल रहा है, यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखो, खौलता पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, उसमें जाकर के इस थर्मामीटर को डालोगे तो सोचो क्या होगा। इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग सिर्फ मानव शरीर का ताप लेने में करते हैं। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान को मापने के लिए किया जाता है, क्यों? तो उसका आंसर यहां से भी हम लोग दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज है वह 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों होता है? तो आंसर सीधा सा है, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 35 से 42 के बीच में ही होता है। इस कारण से जो डॉक्टरी थर्मामीटर बनाया गया उसको भी इसी रेंज का रखा गया है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये है प्रयोगशाला तापमापी। तो अभी हम लोगों ने एक क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, तो क्या जो प्रयोगशाला में हम लोग तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं वह अलग प्रकार का होता है? बिल्कुल, इसका आंसर है कि वो अलग प्रकार का होता है, साथ ही साथ अलग प्रकार से काम भी करता है। तो वही अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कैसे ये अलग प्रकार का होता है, क्या अलग कार्य करता है। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो थर्मामीटर हम लोग उपयोग करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, अपने बुखार को मापने के लिए, उसी के द्वारा प्रत्येक चीज का टेम्परेचर हम लोग नहीं माप सकते। उसके लिए अलग अलग तापमापी का हम लोग उपयोग करेंगे।
ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। तो ये प्रयोगशाला तापमापी यदि तुम्हारे स्कूल में होगा तो तुम वहां पर देख सकते हो। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। इसका मतलब इसके द्वारा हम लोग किसी चीज का, किसी पदार्थ का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब वह कितना होगा, यहां देखो, यहां से बोल रहा है, तो बोलता है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रहा हमारा प्रश्न। यहां से प्रश्न पूछेगा कि जो प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं, या बोलेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर जो यूज करते हैं, उसका रेंज क्या होता है। रेंज मतलब परिसर, रेंज का मतलब कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना टेम्परेचर को वह मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो आंसर है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या कर सकता है, माप सकता है। जबकि यहां पर देखोगे, ये देखना, यहां पर देखोगे क्या बोल रहा है कि जो थर्मामीटर का परिसर है, जो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर नापेंगे, मेजर करेंगे, उसका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका परिसर है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि दोनों से कंपैरिजन यदि कभी पूछेगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है और लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें अंतर क्या है, उस समय भी ये चीज हम लोग को वहां पर लिखना होगा। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले माप को ज्ञात करिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। तो यहां से देखो, एक और अब थर्मामीटर के बारे में हमें थोड़ा सा बता रहा है। तो ये तो अभी एक डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ लिया, लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ लिया। अब एक और तापमापी के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज दिया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। अब तो ये बात एकदम क्लियर हो गया कि सभी चीजों के तापमान को मापने के लिए एक ही प्रकार का तापमापी हम लोग नहीं यूज करते, बल्कि अलग अलग प्रकार के तापमापी का यूज करते हैं। वही यहां भी बोल रहा है कि अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसे अब देखना, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान, तुमने सुना होगा जब मौसम का रिपोर्ट होता है तो बोलता है कि आज का अधिकतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम तापमान इतना रहा। तो उसके लिए कौन सा तापमापी उपयोग किया जाता है, तो आंसर है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। एक नया तापमापी यहां पर बता रहा है। तो अभी तक तुम देख सकते हो ये तीसरा तापमापी है जिसके बारे में बताया गया। तो ये जो तापमापी है इसे हम लोग अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर देख सकते हो अलग अलग तापमापी के बारे में बताया जा रहा है। अब यदि तुम चित्र को ध्यान से देखोगे तो ये देखो, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो यहां देखो 110 का कांटा दिख रहा है और इधर से तुम्हारा माइनस में ये कांटा को दिखाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बोलता है कि चलिए फिर से हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर की ओर ही चल रहे, जो प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। बोलता है अब इसको यूज कैसे करते हैं, उस पर ध्यान से हमें सीखना है कि कैसे यूज करेंगे। देखो कुछ खास सावधानियां हैं इसको यूज करने के लिए। जैसे यहां देखो एक बीकर है, बीकर में पानी है। अब पानी का टेम्परेचर कितना है उसको मेजर करने के लिए देखो कैसे यहां पर हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को पकड़ते हैं, एकदम सीधा करके पकड़ते हैं, टेढ़ा नहीं करते बल्कि सीधा पकड़ते हैं। और इसके टेम्परेचर को जब देखना होता है तो इस पानी में डाल कर ही इसके टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको फिर बाहर निकालेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं। जैसे हम लोगों को बुखार होता है तो इससे पहले क्या लगाते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद इसको ऐसे करके देखते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसे काम नहीं करता। उसको ऐसे नहीं कि पानी में लगाना है, थोड़ी देर रखना है, फिर बाहर निकालना है, फिर देखना है, ऐसा नहीं करना।
पानी में रखे रखे उसका रीडिंग को हम लोगों को पढ़ना होगा। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा पानी लीजिए, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों का स्पर्श ना करे। ऐसे रखना है कि पानी में उसका टेम्परेचर का जो तापमापी का जो बल्ब होता है वह पानी में रहे, इधर उधर टच ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। थोड़ी देर देखोगे तो उसके बाद जो पारा है वो चढ़ने लगेगा और वह एक स्थिर स्थिति में पहुंच जाएगा। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यह इस समय जल का ताप है। इस प्रकार से हम लोग पानी का वहां पर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों की कुछ विभिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां देखना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है। ये बोलता है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत सारी सावधानियां हम लोग बरतते हैं। जैसे उसका जब यूज करते हैं तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो बल्ब है उसको इस प्रकार से लगाते हैं या तो मुंह में लगाते हैं कि वह इधर उधर टच ना करे। इसी के साथ बहुत सावधानी से उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं जिससे कि वो ना टूटे। देखने समय काफ़ी सावधानी बरतते हैं, तो वो सारी सावधानियां यहाँ भी रखनी होंगी। लेकिन कुछ और सावधानियां बोल रहा है। पहला, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तापमापी को हमेशा सीधा रखना है। दूसरा, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें लेना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं टच होना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि जिस चीज का तापमान ले रहे हैं उसी में रखते हुए तापमान को हम लोगों को मेजर करना है, देखना है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल के। तो ये सब चीज यहां कर सकते हो। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। तो यहां से एक और क्वेश्चन है। बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अभी भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। देखो, तो प्रयोगशाला वाला जो तापमापी है उससे अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। कैसे कर पाएंगे? उसको तो हमें सीधा रखना है, पारा उसका चढ़ेगा तब हमें दिखेगा, तो उस तरीके से इसको रखना संभव नहीं है। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल के स्थिर होने का प्रतीक्षा कीजिए। जब पारा का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यान पूर्वक देखिए कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी हम लोग नोट कर सकते हैं जब तक वह उस पदार्थ में डूबा हुआ है, उसका बल्ब उसमें डूबा हुआ है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का तापमान हम लोग कैसे लेते थे, तो थर्मामीटर को बाहर निकाल लेते थे। आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। क्या तब पाठ्यांक गिरता था? तो आंसर नहीं, उसका पाठ्यांक नहीं गिरता था। तो आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। एकदम साफ साफ लिख रहा है कि अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। किस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है? तो हमको अपने शरीर का यदि टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए सुविधाजनक नहीं है।
नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेना होगा तो कैसे लेना होगा, मुंह खोल के ऐसे डाल के सीधा फिर देखते रहना होगा कि चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। फिर उसको चढ़ेगा पारा तो वह स्थिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। उसके द्वारा हम अपना टेम्परेचर नहीं ले सकते। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें खास संरचना होती है जिसके द्वारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसमें जो पारा का स्तर है वह जहां चढ़ जाता है वहीं पे रहता है। उसके बाद उसको उतारने के लिए हम लोग को उसको झटका देना पड़ता है, ये शुरू में ही बताया गया था। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर को फिर से प्रेक्षण कीजिए, क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं? यही हमें देखना है। किंक यानी कि एक संरचना होती है जिसे हम लोग किंक कहते हैं, इसे विभंग कह रहा है। ठीक है, ये देखो, ये विभंग को दिखाया जा रहा है, किंक को दिखाया जा रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक किंक होता है, तो यही जो किंक है पारे के स्तर को गिरने नहीं देता। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि आप पारे के स्तर को गिरने के लिए कोई संरचना होती है, तो आंसर है यस, किंक होता है जो कि पारे के स्तर को गिरने नहीं देता। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का स्तर नहीं गिरता। नेक्स्ट यहां से प्रश्न बोल रहा है किंक का क्या लाभ है, विभंग का क्या लाभ है? यह प्रश्न के रूप में भी तुमसे एग्जाम में पूछेगा, तो आंसर है यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें यह किंक होता है? तो आंसर है नहीं, उसमें किंक नहीं होता। यही कारण है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारे उपयोग के लिए नहीं बना। मतलब बुखार यदि नापना है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग नहीं नाप सकते, बहुत ज्यादा असुविधा होगी, और इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का हम लोग उपयोग करेंगे बुखार नापने के लिए। यही सब यहां पर बोल रहा है। ठीक है, अब चलो आगे बोलता है, बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? अब देखो, पारा का जो तल है वह क्यों बदलता है? गर्म जैसे ही वो गर्मी के संपर्क में आता है वह क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। जो पारा है वह क्या है, वह एक धातु है जो गर्मी पाकर के क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है, और जिस कारण पारे का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही यहां पर बता रहा है। ठीक है, इसी कारण से जो पारा है वह चढ़ना शुरू हो जाता है। तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। अब पारा जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यदि ये जो थर्मामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बल्ब यदि टूट जाए तो पारा क्या हो सकता है, बिखर सकता है, और वो बहुत ही खराब पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है। तो विषाक्त पदार्थ होने के कारण उसका उपयोग बहुत सावधानी से हमें करना चाहिए। यदि एक पारा टूट जाता है तो उसका वह जो है, मतलब कि यदि थर्मामीटर टूट जाता है तो पारा बाहर आ जाएगा, और पारा एक विषाक्त पदार्थ है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसके निपटना अत्यंत कठिन होगा। अब इसी के लिए सुविधा अनुसार वैज्ञानिकों ने नए तापमापी को निकाला है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा क्या डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है? तो आंसर है नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ के तुम्हें उलझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर सारे आंसर दिए हुए हैं। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसी को कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार से देखें कि कैसे ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है या उसका स्थानांतरण होता है। चलो यहां देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है। बिल्कुल, ये तो तुम जानते हो।
कि यदि हम लोग किसी बर्तन को ऊष्मा पे रखते हैं, मान लो कि गैस जला के रखा है और उस पर बर्तन को हम लोग रखेंगे, तो देखोगे कि जो गैस है, गैस जब जला हुआ है तो उसका जो ऊष्मा है वह बर्तन तक पहुंचेगा और बर्तन क्या हो जाएगा, बर्तन गर्म हो जाएगा। यहां देखना, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा होता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो उष्मा है फिर पर्यावरण में चला जाता है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर जैसे ये देखना, ये हम लोगों का बर्तन है इस तरीके से। अब हम लोग जब यहाँ पर नीचे से आग को जलाएंगे, तो नीचे से आग को जलाएंगे तो जो ऊष्मा है यहाँ पर क्या है, ये कुछ जल रहा है, तो इसका जो ऊष्मा है वह कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, बर्तन में स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊष्मा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अब क्या करेंगे, कुछ देर बाद देखोगे तो ये गर्म हो जाएगा। यदि तुम यहाँ पर ये जो हैंडल है उसी मेटल का बना हुआ है, तुम यहाँ मेटल को छुओगे तो यहाँ भी तुम्हें गर्मी महसूस होगा। इसका मतलब ये जो ऊष्मा है पूरे बर्तन में सभी तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज यही बोल रहा है कि जब हम लोग ज्वाला को बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आग को बुझा देंगे, तब तो बर्तन गर्म था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब वो ऊष्मा कहाँ गया, तो हम देखेंगे कि अगल बगल के वातावरण में ये जो ऊष्मा है वह चला जाएगा और इस प्रकार से हमारा बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये तो तुम्हारा बहुत बार एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे यदि हम लोगों के पास गरम यहाँ पर चाय रखा हुआ है, यदि गरम चाय रखा हुआ है, थोड़ी देर हम लोग इसको छोड़ दें तो चाय ठंडा हो जाता है। तो चाय गर्म क्यों था, क्योंकि उसमें ऊष्मा है। तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा पर्यावरण में चला जाएगा, अगल बगल ये जो है ऊष्मा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तुम ऊष्मा के अगल बगल जाने से, ऊष्मा के अगल बगल ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, चाय ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो ऊष्मा है वह स्थानांतरित होता है। ये देखो, ये सब हम लोगों ने अभी समझ लिया। यहां देखो, यह तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, हम लोगों ने देखा, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब तुमसे यदि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जब चाय को हम लोग, गर्म चाय को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर लिखना है, क्योंकि जो ऊष्मा है वह चाय से परिवेश यानी कि उसके अगल बगल के परिवेश या वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है या चला जाता है। यही हमारा आंसर है। तो इसमें अब एक और चीज देखोगे कि यानी ये जो ऊष्मा जा रहा है वह गर्म से ठंडे की ओर जा रहा है। ये भी यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या है, ये गर्म है और इधर क्या है, कम गर्म है। ठीक है, उसको हम लोग ठंडा वर्ड यूज करें, यानी कि इधर क्या है, कम गर्म है, ये कम गर्म का क्षेत्र है। तो जो ऊष्मा है उसका ट्रांसफर किधर हो रहा है, ज्यादा गर्म से कम गर्म की ओर हो रहा है। यहां भी वही हम लोगों ने देखा था, जो ऊष्मा जा रहा है वह ज्वाला में ज्यादा ऊष्मा है, तो उससे किस में जा रहा है, बर्तन में वह ऊष्मा जा रहा था। यानी यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा का जो ट्रांसफर हो रहा है ज्यादा से कम की ओर होता है, इसीलिए चाय ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां से एक और लाइन इंपॉर्टेंट हमें मिल गया कि जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है वह गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है, इसे भी याद रखना है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यानी ज्यादा गर्म से कम गर्म की ओर प्रवाहित होगा, या ज्यादा गर्म से जो ठंडी वस्तु है उसकी ओर ऊष्मा क्या होगा, प्रवाहित होगा। हमेशा याद रखना है, उल्टा नहीं हो रहा है, यही हमें याद रखना है। पहेली जानना चाहता है
कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगा? तो आंसर है यस। यदि दो वस्तुओं का ताप समान है तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन यदि ताप में अंतर है तब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो यहां से अब क्वेश्चन पूछेगा कि यदि दो वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होना है तो क्या होना चाहिए? तो हम बोलेंगे ताप में अंतर होना चाहिए, एक ज्यादा ताप पर होना चाहिए, एक कम ताप पर होना चाहिए, तब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यही यहां बताया जा रहा है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है, आइए इसकी खोज करें। तो अब हम लोग को यही सीखना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। चलो यहां देखो, सबसे पहला यहां पर जो हम लोगों को तरीका बताया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे? चालन विधि द्वारा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन विधि द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी को हम लोग देखते हैं चालन यानी कंडक्शन विधि द्वारा। यहां देखना क्या करना है, ये तो तुमने कई बार किया भी है, ठीक है, इस तरीके से नहीं किया लेकिन किया जरूर है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्टील का कढ़ाई है या स्टील का पैन है जिसमें तुम चाय बनाते हो, पूरा स्टील का ही है, उसका हैंडल भी क्या है? स्टील का ही है। तो तुम देखोगे यदि हम लोग यहाँ आग लगा रहे हैं, मतलब इसको आग में इसको रख रहे हैं यानी ऊष्मा इसको दे रहे हैं, तो ये जो ऊष्मा है हैंडल तक पहुंच जाता है, यानी हैंडल भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस प्रकार के ऊष्मा को स्थानांतरण को हम लोग चालन कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए यहां पर बताया जा रहा है, देखो क्या करना है। क्या करना है? एल्युमिनियम या लोहे जैसे धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। हमें यहाँ धातु का प्रयोग करना है क्योंकि धातु से ही होके ऊष्मा का चालन होता है, अधातु से ऊष्मा का चालन नहीं होता। इसीलिए बोलता है एल्युमिनियम या लोहे की वस्तु का यूज करना है। तो हम बोलेंगे कि लोहा कैसा वस्तु है? एक धातु है। एल्युमिनियम कैसा वस्तु है? तो यह भी एक धातु है। इस तरीके का हम लोगों को छड़ लेना है। अब छड़ पर मोम का छोटा छोटा टुकड़ा चिपका देना है। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होना चाहिए। यदि हम लोगों ने एक छड़ लिया है तो छड़ पर हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से मोम चिपका देते हैं। मोम का छोटा छोटा टुकड़ा लो और उसको क्या करेंगे? चिपका देंगे। यही छड़ है हमारा, यही क्या है? धातु का छड़ है। अब इसको कहीं फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ ईंट से हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। अब यहां पर हम लोग एक मोमबत्ती यदि रखते हैं और मोमबत्ती को जलाएंगे तो ये देखो यहां पर ये जलना शुरू होगा। जब मोमबत्ती जलना शुरू होगा तो बताओ क्या होगा? जैसे ही मोमबत्ती जलना शुरू होगा ये छड़ गर्म हो जाएगा, यहां पर ये हिस्सा क्या हो जाएगा? गर्म होगा। तो यहीं से सीखना है कि ये यदि यहाँ पे गर्म हो रहा है तो क्या ये जो गर्मी है, क्या ये जो ऊष्मा है, क्या ये जो हीट है वह आगे की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यही हमें देखना है। तो आंसर है यस, ये जो गर्मी है वो आगे की ओर बढ़ना शुरू कर जाएगा। तुम देखोगे कि गर्म यहां पे कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये जो मोम था वो गर्म हो करके पिघल करके गिर जाएगा। सबसे पहले कौन गिरेगा? इसके जो एकदम बगल वाला होगा, नियरेस्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मोम हम लोगों ने लगाया वो भी गर्म होकर गिरना शुरू होगा। थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या कर रहे थे? इसको यहां किनारे पे गर्म कर रहे थे। तो भाई यहां तक ऊष्मा कैसे आ गया? तो हम लोग बोलेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। ऊष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण, यानी ऊष्मा इधर की ओर आ रहा है। कहां से कहां आ रहा है? तो गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा आ रहा है। इस प्रकार यदि ऊष्मा चल रही है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। और यहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है इसे हम लोग विशेष नाम देते हैं, इसे हम लोग चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालन के द्वारा यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। यदि तुमसे पूछेगा कि एक छड़ में
एल्युमिनियम या लोहे के छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, किस विधि द्वारा हो रहा है? तो हम बोलेंगे चालन विधि द्वारा हो रहा है। अब ये चालन विधि क्या है, इसका परिभाषा भी मैं अभी बता रहा हूं, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस है। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए, यदि आपको स्टैंड ना मिले तो छड़ को एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं कि यदि यहां पर छड़ के इस भाग को हम लोग गर्म कर रहे हैं और तुम यहां पकड़ोगे हाथ से, तो क्या ये गर्म होगा? आंसर है यस। थोड़े देर बाद यहां पर ऊष्मा चलना शुरू करेगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, वो गर्म होगा। यहां देखना, किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन जो कि चालन विधि द्वारा हो रहा है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाता है और गिर जाता है। ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा? तो भाई जो किनारे पर था वो सबसे पहले गिरेगा। जो टुकड़ा सबसे नजदीक था वो सबसे पहले गिरेगा। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है? यस, बिल्कुल होता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे जगह यहां स्थानांतरित हो रहा है, और ये जो स्थानांतरण हो रहा है वह ठोस, जो हम लोगों ने देखा उस ठोस में हो रहा है, और वो धातु का बना हुआ था उसमें हो रहा है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन है कि भाई चालन किसे कहते हैं? तो यहां आंसर सीधा सा लिखा है कि जब यह वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसी वस्तु में। कैसे होता है? तो ठंडे गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है, तो उसे हम लोग चालन कहते हैं। और प्रायः जो ठोस होते हैं उसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है दो अन्य विधियों से भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, चालन पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा, इसके बाद कन्वेक्शन पढ़ेंगे। तो क्या यहां पर ऊष्मा का प्रवाह जो ठोस है तो चलो इसके एक और परिभाषा को देख लेते हैं। देखो यह चालन किसे कहते हैं, तो लिख रहा है चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है, या फिर किसी एक पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में बिना किसी पदार्थ के माध्यम से जाने के स्थानांतरण होती है। यानी कि यदि मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है, चालक पदार्थ है, तो उसके एक छोर से दूसरे छोर में वह ऊष्मा प्रवाहित होगी, गर्म से ठंडे की ओर होगी, तो उसे हम चालन कहेंगे। इसे अणु के कंपन के माध्यम से समझा जा सकता है, जहां उच्च तापमान वाला अणु कम तापमान वाले अणु से टकराता है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यहां एकदम खास चीज समझना है कि भाई ऊष्मा यहां से यहां तक कैसे पहुंच रहा है। तो इसका उत्तर है कि यहां पर का जो अणु है वह दूसरे अणु से टकराएगा, वह फिर तीसरे अणु से टकराएगा। समझो कि ये कण से बना हुआ है, ये पूरा जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कण से बना हुआ है। तो यहाँ का जो कण जब इसको ऊष्मा मिलेगा तो वो कंपन करेगा, और वह दूसरे वाले कण को इस तरीके से कंपित करता चला जाएगा और ऊष्मा को स्थानांतरित करता चला जाएगा। इसका मतलब यहां से ऊष्मा धीरे धीरे करते करते इस तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है कि क्या यहां पर ये जो कण है वह यहां से यहां चला जाएगा? तो आंसर नहीं, कण जहां है वहीं रहेगा, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चालन के लिए कि चालन में कण का स्थानांतरण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? तो हम लोगों ने देखा है कि नहीं, सभी पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता। कुछ पदार्थ, जैसे हम लोगों ने भी क्या बात किया था, हम लोगों ने धातु के बारे में बात किया था, तो धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत आसानी से होता है। यही कारण है कि हम लोग जब घर में बर्तन का यूज करते हैं तो धातु के बर्तन का यूज करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं, स्टील का बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत अच्छे से होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण अच्छे से नहीं होता। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगी होती है। यहां से क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया, यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग खाना पकाने के लिए किस बर्तन का यूज करते हैं, तो आंसर है धातु के बर्तन का। दूसरा, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हमारे घरों में धातु का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, तो तुमने देखा होगा कि धातु के बर्तन में ये जो हैंडल लगा होता है, ये प्लास्टिक का लगा होता है या फिर प्लास्टिक के जैसे सामान का लगा होता है या फिर लकड़ी का लगा होता है? ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या जवाब दे सकते हो? इसका आंसर ये है कि ताकि जब हम उसको छुएं, पकड़ें, तो हम ना जलें। अब क्यों नहीं जलोगे? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है या उसी प्रकार का कोई पदार्थ है, तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता या बहुत कम होता है। तो जब ये जो हीट है, ये जो ऊष्मा है, बर्तन तक जाएगा तो ये बस इसके धातु वाले भाग तक ही जाएगा, इसके हैंडल तक वो ऊष्मा नहीं जाएगा, जिससे कि जब हम उसको पकड़ेंगे तो हमें गर्म नहीं लगेगा और हम नहीं जलेंगे। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो धातु का बर्तन यूज करते हैं उसमें प्लास्टिक या लकड़ी का हथी क्यों लगा रहता है? देखो, सारे क्वेश्चन वाइज में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या आंसर दोगे? वही आंसर देंगे कि यहाँ जो प्लास्टिक है या लकड़ी है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत आसानी से नहीं होता, जिस कारण से वो गर्म नहीं होता, और यदि हम लोग बर्तन को पकड़ेंगे तो हम नहीं जलेंगे। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हाथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि उस चीज को हम आसानी से पकड़ सकते हैं जिसमें ऊष्मा नहीं हो, लेकिन यदि लोहा को पकड़ लो, गर्म लोहा को, तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम घर में यूज करते हैं। कुछ पदार्थ धातु के बने होते हैं और कुछ पदार्थ धातु के नहीं बने होते। जैसे मेरे हाथ में जो पेन है, ये भी धातु का नहीं बना हुआ है। तो यदि मैं इसे किसी गर्म पानी में रखूं, फिर यहाँ टच करूं, तो क्या ये गर्म होगा? तो आंसर है नहीं गर्म होगा, क्योंकि यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे हम चालक कहते हैं। यहां देखना ध्यान से, यहां से एक नया टर्म आ रहा है जिसे बोलते हैं चालक। चालक किसे कहते हैं या कंडक्टर किसे कहते हैं? तो बोल रहा है कि वैसे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से स्थानांतरित करने देता है, ऊष्मा को आसानी से जाने देता है, या ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने देता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसका मतलब चालक वे पदार्थ हो गए जिससे कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है? ये सब है धातु। तो जो धातु होते हैं वह ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं।
इसी कारण से धातुओं से होकर के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आगे की क्लास में पढ़ोगे जो धातु होते हैं वे विद्युत के भी अच्छे चालक होते हैं। यही कारण है कि घरों में जो तार लगा होता है उसमें हम लोग धातु का यूज करते हैं। यहां देखना, जो पदार्थ, नया प्रश्न है, नया प्रश्न बोलेगा कुचालक किसे कहते हैं? तो आंसर है वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर के ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इस प्रकार से ये दो टर्म्स यहां पर हो गए जिससे कि एग्जाम में तुमसे प्रश्न पूछेगा, बोलेगा चालक और कुचालक में अंतर करिए। तो यहां पर हमें उसका उदाहरण के साथ उसका परिभाषा लिखना होगा। जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी, जल्दी से बताओ प्लास्टिक क्या है? तो बोलेगा कि कुचालक है। लकड़ी क्या है? तो बोलेगा कुचालक है। नया प्रश्न बोलेगा कुचालकों का दूसरा नाम बताइए, तो आंसर है ऊष्मारोधी। कुचालक का दूसरा नाम क्या है? ऊष्मारोधी भी उसे हम लोग कहते हैं। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने चालन के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं जल की तथा वायु की। जल और वायु क्या होता है? बोलता है ऊष्मा का कुचालक होता है। बहुत ध्यान से सीखना है, VVI क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछेगा वायु क्या होता है? तो आंसर है ऊष्मा का कुचालक। और जल क्या होता है? तो आंसर है ऊष्मा का कुचालक। अब ये बताओ कि जल को ऊष्मा का कुचालक क्यों कह रहे हैं? आंसर है क्योंकि यदि यहां से यहां तक जल भरा हुआ है, तो यदि यहां पर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो यहां पर ये गर्म नहीं हो पा रहा, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है जिस प्रकार से ठोस में होता है। इसीलिए हम लोग जल को क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब बोलोगे सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग इस प्रकार से पतीले में यहां पर आग जलाएंगे तो आग से यहां पर देखा जाएगा कि यहां नीचे का भाग गर्म हुआ तो ऊपर का भाग भी गर्म हो जाता है। अरे भाई, पानी यदि तुम उबालोगे तो नीचे का पानी गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे देखोगे कि ऊपर का पानी भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये ऊष्मा का कुचालक है? तो आंसर ये है कि यहां पर जो पानी के गर्म होने की विधि है वह बहुत अलग है। जिस प्रकार से ठोस में हम लोगों ने देखा कि एक भाग को गर्म करने पर दूसरा भाग गर्म होता है, वह विधि अलग है। लेकिन यदि हम लोग पानी की बात करें तो पानी का जो नीचे का भाग है और ऊपर का भाग है उसके गर्म होने की विधि क्या है? अलग है। देखो क्या अंतर है ये समझना होगा। ध्यान से देखो, जब हम लोग यहां पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से समझो। तो पानी को जब गर्म करेंगे तो ये देखो ऊष्मा इस पानी में गया, नीचे वाले कण में गया, तो क्या होता है कि ये जो कण गर्म हो जाता है वह ऊपर की ओर उठता है। ये जो कण है ये ही ऊपर उठ जाता है। जो कण गर्म होते जाता है वह ऊपर उठते जाता है, और फिर जो ठंडे कण है वो फिर यहां पर ऊष्मा के संपर्क में आएंगे, वो भी गर्म होंगे, वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से तुम देखोगे कि जो पानी है उसमें कण गर्म होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कौन जाता है? कण। कण जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने लगता है, चलना शुरू कर देता है। लेकिन ठोस में जो हम लोगों ने चालन विधि पढ़ा, इसमें ऐसा नहीं होता। जो कण जहां है वहीं रहता है, वो नहीं चलना शुरू कर देता। लेकिन यदि पानी की बात करें तो ये जो कण है वह चलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से यदि मान लो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के संपर्क में यहां पर जैसे पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा तो ये पृथ्वी गर्म हुआ, तो पृथ्वी के संपर्क में जो वायु है, हवा है, वो गर्म हो जाता है।
और ये गर्म होकर फिर ऊपर उठना शुरू कर जाता है। यानी कि यहां पर भी देखोगे, वायु के केस में भी देखोगे कि कण जो है गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर देता है, और फिर यहां पर ठंडी हवा आती है और वो फिर से गर्म पृथ्वी के संपर्क में आता है, वो भी गर्म होता है। तो इस तरीके से ये जो गर्म होने का या ऊष्मा का जो स्थानांतरण यहां पर हो रहा है वह बहुत अलग तरीके से हो रहा है। किसके कंपैरिजन में? ठोस के कंपैरिजन में। ठोस में कण गर्म होता था तो ये दूसरे जगह कण नहीं जाता था, जो कण जहां है वहीं रहता है। लेकिन यहां पर ये जो कण जैसे ही गर्म होता है वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है या अपने स्थान को बदलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से यहां जो गर्म होने का प्रोसेस है, यहां जो ऊष्मा के स्थानांतरण का प्रोसेस है वह काफी अलग होता है। इसीलिए यहां पर बोल रहा है कि जो जल है और वायु है ऊष्मा का कुचालक है। ऐसा मत समझ लेना कि सुचालक है, समझ गए? तो यही बोल रहा है। अब इसको समझाने के लिए देखो यहां पर प्रयोग किया है, और इस प्रयोग में देखो किस प्रकार से, ये देखना यहां पर तुमको साफ साफ दिखाया गया है कि इस प्रकार से पानी गर्म होता है या पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखो कैसे हो रहा है। यहां पर हम लोगों ने पानी ले लिया है, नीचे से हम लोग ऊष्मा देंगे और इसमें क्या करेंगे, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े हम लोगों ने डाल दिए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? ये बैंगनी कलर का एक रसायन होता है जो कि हमारे प्रयोगशाला में आसानी से मिल जाता है। तो जब इसको हम लोग डालते हैं तो जब पोटेशियम परमैंगनेट गर्म होता है तो गर्म होके देखो ये ऊपर की ओर उठ रहा है। यानी इसके जो कण हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वह देखो कैसे ऊपर की ओर उठना शुरू होते हैं। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जो कण यहां ऊष्मा के संपर्क में आ रहा है वो गर्म हो रहा है और वो कण ऊपर की ओर जाता चला जा रहा है। इस प्रकार से जब ये चीज ऊष्मा जो है इस प्रकार से जब ट्रांसफर होता है, इस प्रकार से जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इसे हम लोग नया नाम देते हैं और इसे हम लोग संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। यहां पर इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तो देखा तुमने, अभी हम लोगों ने जो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ा उससे यह बहुत अलग है। ठोस में जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा था तो जो कण था जहां था वहीं था, उसमें सिर्फ ऊष्मा जा रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन जब हम लोग संवहन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ऊष्मा नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? कण जा रहा है। तो जो कण गर्म हो गया वह ऊपर जा रहा है, जो कण गर्म हो गया ऊपर जा रहा है, और ठंडा कण वापस यहां आ रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरा बर्तन का पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वायु के केस में भी इसी प्रकार से होगा। तो चलो इस प्रयोग को हम लोग यहां पर जो मैंने बताया एक पढ़ लेते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है, फ्लास्क यदि नहीं है तो बीकर भी ले सकते हैं। इसे पानी से भर लेना है, इसको तिपाई पर रख देना है, नीचे से हम लोग को गर्म करना है। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे में हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल डाल देंगे, धीरे से रख देंगे। जब क्रिस्टल ठीक नीचे मोमबत्ती जैसे ही मोमबत्ती जलाएंगे तो गर्म होना शुरू होगा। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए, जो चित्र मैंने दिखाया। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का पानी गर्म होता है, यही मैंने बताया। जैसे ही इसको गर्म करते हैं यहां पर जो पानी है वो गर्म होगा। पानी मतलब पानी कणों से मिलकर के बना हुआ है, जल के कण से मिलकर के बना हुआ है, और ये जैसे ही गर्म होगा ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो ठंडा पानी है वो यहां आना शुरू होगा, वो भी यहां पर गर्मी के संपर्क में आएगा, वो भी गर्म होगा, वो भी उठना शुरू होगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा बर्तन का पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये जो तरीका था वह
चालन से बिल्कुल अलग है। समझ गए? इसीलिए इसे हम लोग संवहन कहते हैं। यहां देखो, जब जल को गर्म करते हैं, कैसे गर्म करेंगे? नीचे से हम लोग ज्वाला को लगाएंगे तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल फिर उसका स्थान ले लेगा और वह भी उसी प्रकार से गर्म होगा, वह भी उठेगा और ये क्रम चलता रहेगा और धीरे धीरे पूरे फ्लास्क का पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। देखो, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो बात आ गया, सर संवहन का परिभाषा क्या है? तो ये देखो, यही है संवहन का परिभाषा। संवहन यानी कि कन्वेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल या गैस के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित होती है। यानी जो गैस है या जो लिक्विड है उसमें पूछेगा कि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो आंसर है संवहन विधि से, कन्वेक्शन विधि से, जिसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यही याद रखना है कि इसमें ये जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो कण सीधे गर्म हो जाते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना शुरू कर देते हैं, जबकि चालन में ऐसा नहीं। चालन में कण जहां था वहीं है, वहीं रहेगा, सिर्फ ऊष्मा जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यह स्थानांतरण तरल या गैस के अणुओं की गति के कारण होता है। यही याद रखना है कि जो कन्वेक्शन है, संवहन है, किसके कारण होता है? तो जो गैस है, जो लिक्विड है, जिस कण से बना होता है उसका कण गति करने लगता है, चलने लगता है और उस कारण से ये प्रक्रिया होती है। जहां गर्म कण घना तरल या गैस ऊपर उठता है और ठंडा अधिक घना तरल गैस नीचे जाता है। तो ये सब बात याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि जैसे ही जो पार्टिकल गर्म होता है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जो नीचे है फिर ठंडा पार्टिकल आना शुरू हो जाएगा, ठंडा कण आना शुरू हो जाएगा। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ये भी मैंने अभी तुरंत बता दिया कि वायु भी क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। याद रखना, सुचालक नहीं है। तो ऊष्मा का कुचालक है। इसमें भी स्थानांतरण कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा कि वायु, यदि आग के संपर्क में वायु है तो वायु के कण गर्म होंगे और वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, उठना शुरू होंगे और उसकी जगह ठंडा वायु का कण आना शुरू हो जाएगा। यह देखना, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। याद रखना, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु जो है गर्म होकर कहां उठती है? तो आंसर है ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से जो वायु है वह भी क्या है? गर्म हो जाता है। जैसे पृथ्वी का संपर्क में जो वायु है कैसे गर्म होता है वो भी मैंने बताया। अब देखो, एक और क्रियाकलाप बोल रहा है, बोलता है एक मोमबत्ती लीजिए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। ऐसे मोमबत्ती जलाना है, एक हाथ को ऊपर रखना है, एक को बगल में रखना है। तुम बता दो जहां कहां ज्यादा गर्मी महसूस होगा? सीधा सा बात है कि जब ऊपर हाथ को रख रहे हैं तो यहां ज्यादा गर्मी महसूस होगा। क्यों? ये तो तुम जानते हो, ध्यान से देखो। क्योंकि जैसे ही यहां से ये जो हीट है, ये जो कण है, वायु के जो कण है गर्म होंगे तो वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगे और जो अगल बगल का ठंडा वायु है वह इसका स्थान लेना शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा और जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठेगा तो तुम्हारा जो ऊपर की हाथ रखे हो बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब इसको ऐसे मत कर लेना कि हाथ जला लेना, ऐसा नहीं करना है। लेकिन यदि ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे तो हो सकता है कुछ देर में वो जल जाए, तो बहुत सावधानी से इसे करना है। लेकिन जब बगल में हाथ रखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, वहां उतना गर्मी महसूस नहीं होता। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा? ऊपर वाला, अगल बगल वाला नहीं करेगा।
सावधानी बरतनी है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म होगा। यही क्वेश्चन फिर से है कि वायु जो है गर्म कैसे हो रहा है, संवहन के द्वारा गर्म हो रहा है, ऊपर का हाथ, इसीलिए गर्मी ज्यादा महसूस करेगा, जल भी सकता है। सावधानी बरतनी है, ये तुम्हें करना नहीं है, बस सीख लो यहां पर, ठीक है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर वायु जैसे गर्म नहीं लगता। यहां ध्यान देना, मोमबत्ती के बगल में जो हम लोगों ने हाथ रखा है वह संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि संवहन में ये जो ऊष्मा है ऊपर की ओर उठ रहा है, अगल बगल के वायु का जो कण है वह भी गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां हमें उतना गर्मी नहीं लगता जितना हमें यहां लगता है। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग देंगे। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा कि यदि एक मोमबत्ती को जला करके हाथ को ऊपर रखें और पार्श्व में रखें, तो किसमें ज्यादा गर्मी अनुभव होगा और क्यों होगा, तो इसका आंसर तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, और ये है तटीय क्षेत्र से रिलेटेड फैक्ट। तो तटीय क्षेत्र पहले किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग तटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहां चित्र में भी देख सकते हो, ये स्थल का भाग है और ये जल का भाग है, यानी ये समुद्र है और ये स्थल है, दोनों जहां पर जुड़ रहे हैं, तो ये तटीय क्षेत्र कहलाएगा, जहां पर तट होता है, ठीक है। तो यहां पर एक खास चीज हम लोगों को देखने को मिलता है, दिन में और रात में क्या देखने को मिलता है, तो दिन के समय यदि हम देखें तो तटीय क्षेत्र की ओर ठंडी हवा बहती हैं। कैसी हवा बहती हैं, ठंडी हवा। और रात के समय हम लोग देखें तो उल्टा होता है, रात के समय समुद्र की ओर ठंडी हवा बहती है, समुद्र की ओर ठंडी हवा बहती है। भाई ऐसा क्यों होता है, इसी को इस कॉन्सेप्ट में हमें सीखना है। बड़ा ही रोचक चीज है कि दोनों एक ही जगह है, लेकिन दिन के समय जो ठंडी हवा है वह तट की ओर बहती है, और रात में जो ठंडी हवा है वह समुद्र की ओर बहती है। ये कैसे होता है, ये बड़ा आश्चर्य का बात है, लेकिन तुम्हारे लिए आश्चर्य का बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बहुत शॉर्ट में मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो इसको समझने के लिए 2-3 चीज हम लोगों को समझना है। पहला चीज ये समझना है कि जो पृथ्वी है या स्थल है या जो मिट्टी वाला भाग है वो क्या होता है, जल्दी गर्म, ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। ध्यान से सीखो, ये इधर वाला कौन सा भाग है बच्चा लोग, ये है स्थल। क्या है, स्थल। और इधर कौन सा भाग है, ये है जल। तो हमें बस इतना सा सीखना है कि ये जो स्थल वाला भाग है वह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जो जल वाला भाग है वह देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा हो जाता है। क्या ये 2 चीज समझ में आ गया? तो चलो फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाई ठंडी हवा स्थल की ओर क्यों बहता है दिन के समय। तो चलो अब कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, एक एक कड़ी हम लोग देखते हैं क्या होता है। सुनो, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिन के समय किसका प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो दोनों ओर पड़ेगा, स्थल पर भी पड़ेगा और किधर पड़ेगा, और जल की ओर भी पड़ेगा। इतना सीख गए कि दिन के समय है, सूर्य का प्रकाश है, स्थल पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जल पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ये पहला स्टेप हम लोगों ने सीखा।
क्या सीखा कि दिन के समय में स्थल भी गर्म हो रहा है और जल भी गर्म हो रहा है। तो तुम दूसरा पॉइंट अब सीखेंगे, और तुम बताओ कि जल्दी गर्म कौन हुआ। तो हम कहेंगे कि स्थल जल्दी गर्म हो गया। स्थल क्या हो गया? स्थल है वह जल्दी गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, जल्दी गर्म हो गया। तो क्या होता है सुनो, दिन का समय है, सूर्य का प्रकाश जब स्थल पे पड़ता है तो वो जल्दी गर्म हो जा रहा है। गर्म होने के कारण इसके संपर्क में जो हवा है वह भी गर्म हो जा रहा है और वह ऊपर की ओर उठना शुरू हो रहा है। किधर उठना शुरू हो रहा है? ऊपर की ओर उठना शुरू हो रहा है। तो जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है तो उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं फिर समुद्र से किधर चलती हैं? स्थल की ओर चलती हैं। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। बोला जाएगा तटीय क्षेत्र में दिन के समय कैसी हवाएं तट की ओर चलती हैं? तो आंसर है ठंडी हवाएं तट की ओर चलती हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे समुद्र का समीर कहते हैं। ये कैसा होता है? तो ठंडा होता है। तो यहां पर जो तटीय क्षेत्र में लोग रहेंगे उन्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि मस्त ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद ले सकते हैं। इसीलिए वो खिड़की इस साइड में बनाते हैं जिससे कि वह एकदम ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले सकें दिन में। इतना सीख गए? तो चलो इसको मैं अब पढ़ देता हूं, उसके बाद रात की बात हम लोग करेंगे। देखो यहां क्या कह रहा है, देखना। तटीय क्षेत्र में, अब तटीय क्षेत्र तुम लोग समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो। लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं, बड़ा एक दिलचस्प चीज को अनुभव करते हैं। दिन के समय, जल्दी बता दो, दिन के समय स्थल की ओर कैसी हवा चलेगी? ठंडी ठंडी हवा चलेगी। क्यों चलेगी वो भी मैंने बता दिया। तो दिन के समय स्थल या धरती थल की ओर जल की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। कैसे चलती हैं वो देखो, क्यों चलती हैं वो देखो। क्या बोला? जल की अपेक्षा जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। कौन जल्दी गर्म हो गया? स्थल। तो स्थल जल्दी गर्म हो गया तो उसके संपर्क में जो हवा है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगा, और जब स्थल का हवा ऊपर की ओर उठ जाएगा तो समुद्र से ठंडी हवाएं फिर उसको भरने के लिए आएंगी। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर आएगी और वो स्थल की ओर चलेगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समुद्र समीर कहेंगे। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहां हमें समझना है। क्या समझना है? ये देखो यहां समझना है कि दिन के समय क्या हो रहा है? ठंडी हवाएं स्थल की ओर बह रही हैं। किधर बह रही हैं? स्थल की ओर। और इस चक्र को पूरा करने के लिए गर्म हवाएं फिर समुद्र की ओर जा रही हैं। ये कब हो रहा है? दिन के समय हो रहा है। इतना समझ गए? कितना आसान था। दिन का समय है, ठंडी ठंडी हवाएं स्थल की ओर बह रही हैं, और इधर से गर्म हवा कहां जा रहा है? समुद्र की ओर। तो बताओ तटीय क्षेत्र में दिन के समय मजा आएगा या नहीं आएगा? यस सर, बहुत मजा आएगा। एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा लगेगी तो बहुत मजा आएगा। और इसका नाम क्या है? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। ये भी मैंने पूछा था अभी कि इस हवा को क्या कहेंगे? जो ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है इसको क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग समुद्र समीर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। समुद्र समीर में कैसा हवा रहता है? तो ठंडा हवा रहता है, ठंडी वायु होता है। और इसका लाभ उठाने के लिए जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं वह खिड़की किस ओर बनाते हैं? तो समुद्र की ओर बनाते हैं, और दिन में एकदम ठंडा ठंडा हवा का मजा लेते हैं। अब देखो रात का बात करते हैं।
रात का बात करते हैं। यहां देखना कि अब रात में क्या होता है, क्या ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है? तो आंसर है यस, रात में उल्टा प्रोसेस हो जाता है। रात में जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाती है। रात में ठंडी हवा समुद्र की ओर देखो बहना शुरू हो जाती है। ये देखो यहां ठंडी हवा किधर बह रही है? समुद्र की ओर। ये देखो नीला रंग से दिखाया है और लाल रंग से दिखाया है गर्म हवा, यानी कि रात में जो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी ओर गर्म हवा आना शुरू हो जाती है। तो अब इसका कारण पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया? भाई दिन में तो मजा आ रहा था, रात में ऐसा कैसे हो गया? यहां देखो कैसे हो गया। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो पानी का भाग है वह देर से ठंडा होता है, गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता है, देर से स्थल की तुलना में। तो अब देखो कब का समय है? रात का समय है। कैसा समय है भाई? रात का समय है। रात के समय में कौन गर्म होगा, कौन ठंडा होगा? सोच के बताओ। तो ये जो जल वाला भाग है ये गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में, इसलिए रात के समय समुद्र का जो जलीय भाग है वो गर्म रहेगा। समुद्र का जलीय भाग क्या रहेगा? गर्म। अब देखो, अब एक एक स्टेप बढ़ते हैं। तो समुद्र का जो जलीय भाग गर्म है, इसलिए गर्म है क्योंकि देर से ठंडा होता है, और उधर जो स्थलीय भाग है वो जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए वो ठंडा है। इधर वाला भाग क्या है? ठंडा। इधर वाला भाग कंपेयर में गर्म है। तो फिर से वही बात करेंगे, यदि इधर का जो भाग है गर्म है तो क्या होगा? इसके संपर्क में जो वायु है वह ऊपर उठना शुरू करेगा। ये वायु हवा क्या होगा? ऊपर की ओर उठना शुरू होगा। कौन सा वायु? गर्म वायु। और इस गर्म वायु के ऊपर उठते ही इसके जगह को भरने के लिए ये जो ठंडा वायु है इधर की ओर बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके संपर्क में ठंडा वायु है तो ये इस ओर बहना शुरू हो जाएगा। यानी रात में, क्वेश्चन, रात में किस ओर हवा चलेगा? तो आंसर है समुद्र की ओर। रात में कैसा हवा समुद्र की ओर चलना शुरू करेगा? तो ठंडा हवा। रात में जो समुद्र की ओर हवा चलेगा उसे क्या कहेंगे? तो आंसर है थल समीर कहेंगे। समझ में आ गया ये सारा क्वेश्चन? तो यही सब यहां पर बताया जा रहा है जो मैंने बताया। अब देखो रात्र में यहां पढ़ा रहा है, रात्रि के समय जब रात है तो जो समुद्र का जल है वो देर से ठंडा हो रहा है, यानी वो गर्म है। अभी गर्म है तो क्या हो रहा है? यहां पर समुद्र का जल स्थल की तुलना में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी गर्म है। इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलना शुरू कर जाती है। समझ में आ गया? तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। तो ये थल समीर है और इसे समुद्र समीर कहते हैं। और ये देखो इस तरीके से दिन के समय में कैसे तटीय क्षेत्र में हवा चलता है और रात के समय में कैसे तटीय क्षेत्र में हवा चलता है, उसको यहां पर लिखा हुआ है। इसे थल समीर कहते हैं। थल समीर किस ओर चल रहा है? समुद्र की ओर चल रहा है। और समुद्र समीर किसकी ओर चल रहा है? स्थल की ओर चल रहा है। याद रखना, कंफ्यूज मत करना। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ और बात बता रहा है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? अब देखो दो चीज हम लोगों ने सीख लिया। चालन सीख लिया। चालन में हम लोगों ने सीखा कि जो ऊष्मा है वह ठोस से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। दूसरा हम लोगों ने कंडक्शन सीखा, संवहन। उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जल से यानी तरल से या फिर वायु से, गैस से, कैसे जो ऊष्मा है वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे कि क्या जो ऊष्मा है वह
बिना किसी माध्यम का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। माध्यम किसे कह रहे हैं यहां पर? ठोस, द्रव और गैस को हम लोग माध्यम कह रहे हैं। तो क्या यदि माध्यम ना हो तो ऊष्मा उससे भी ट्रांसफर हो सकता है? तो आंसर है यस। जैसे उदाहरण में दे रहा है सूर्य, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, ये हम हैं। तो सूर्य से हमारे तक जो ऊष्मा आ रहा है तो उसमें कई जगह तुम जानते हो कि कोई माध्यम बीच में नहीं है, यानी निर्वात है। फिर भी इसका जो ऊष्मा है हमारे तक पहुंच रहा है। तो अब ये किस तरीके से पहुंच रहा है, इसे हम लोग नए नाम से जानते हैं और उसे बोलते हैं विकिरण या रेडिएशन। ये एक अन्य तरीका हुआ जिससे कि बिना किसी माध्यम के ही जो ऊष्मा है वह स्थानांतरित होता है। ठीक है, चलो अब इसे मैं पढ़ देता हूं और इसे हम लोग समझते हैं। तो यही यहां भी बोल रहा है, जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग देखते हैं कि सूर्य का ऊष्मा जो है हमारे तक आता है तो उसके बीच में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर माध्यम नहीं है, फिर भी ये हमारे तक कैसे पहुंच जाता है भला, इसी को हम लोगों को क्या करना है, यहां देखना है। ठीक है ना, इसी को हम लोग यहां देखते हैं कि आखिर ये कैसे हमारे तक पहुंच रहा है। चलो यहां देखो, यही मैं पढ़ दे रहा हूं, यहां देखना। यहां देखो क्या बोल रहा है, यहां देखना क्या बोलता है। ये देखो क्या बोलता है, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। तो ये क्वेश्चंस तुमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस में जो ऊष्मा है चालन के द्वारा प्रवाहित होती है, संवहन के द्वारा प्रवाहित होती है, या फिर रेडिएशन विकिरण के द्वारा प्रवाहित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उदाहरण के लिए। ठीक है, तो बोलता है कि भाई हमारे तक जो सूर्य का ऊष्मा स्थानांतरित हो रहा है वो कैसे हो रहा है। दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ये बात मैंने बता दिया कि जो दोनों प्रक्रम हम लोगों ने पढ़ा, चालन और संवहन, उसमें क्या आवश्यक है, क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर है माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन जो विकिरण है बिना माध्यम के भी संभव है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, तो वह कैसे फिर ट्रांसफर हो रहा है। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आ रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, उसे हम लोग रेडिएशन या फिर विकिरण कहते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट तरीका। तो चालन, संवहन और तीसरा क्या हो गया, विकिरण। ये तीन तरीके से ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। ये सब देखो लगातार क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, सबको याद रखना है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अब देखोगे कि क्वेश्चंस लगातार तुमसे पूछे जाएंगे कि सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंच रही है, विकिरण के द्वारा। हीटर से हमारे तक ऊष्मा कैसे पहुंच रही है, विकिरण के द्वारा। बल्ब से ऊष्मा हमारे तक कैसे पहुंच रही है। अरे भाई बल्ब जलाएंगे तो ऊष्मा, मान लो कि बहुत ज्यादा पावर वाला बल्ब है, तुम उसके थोड़े नजदीक हो तो तुम्हें गर्मी का अनुभव होगा, प्रकाश तो दे ही रहा है, तो वह विकिरण के द्वारा हमें हीट को ट्रांसफर कर रहा है। ये सब याद रखना है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। ये भी याद रखना है कि यदि चाय रखा हुआ है, गर्म चाय रखा हुआ है, तो ठंडा कैसे हो जा रहा है, तो यहां भी विकिरण ही बोलेंगे कि विकिरण द्वारा वह ऊष्मा को अपने परिवेश में, अपने अगल बगल में डाल देता है। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो लगातार यहां से क्वेश्चन बन रहा है, तुम्हें याद रखना है सारा। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश में ऊष्मा को प्रवाहित करता है या ऊष्मा को ट्रांसफर करता है। देखो हमारा जो शरीर है
वह स्वयं से गर्म रहता है। हम लोग जो मनुष्य हैं, हम अपनी यदि बात करें तो हमारा जो शरीर है वह एक खास टेम्परेचर स्वयं से जनरेट करता है। उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हमें बाहर का कोई तापमान की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप से खास टेम्परेचर बनाता है हमारा शरीर, ये तुमने पढ़ा होगा पहले भी। तो इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। हम भोजन करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका एक भाग हमारे शरीर को गर्म करता है। समझ गए इतना बात? तो अब हमारा शरीर मान लो कि गर्म है, तो क्या हमारा शरीर भी जो ऊष्मा है उसको रेडिएट करता है वातावरण में? तो आंसर है यस। हमारा शरीर भी जो शरीर का गर्मी है उसको अपने अगल बगल के वातावरण में क्या करता है? छोड़ता है, रेडिएट करता है, यानी कि विकिरण द्वारा उसको रेडिएट करता है। हमारा शरीर से भी ऊष्मा अगल बगल के क्षेत्रों में जाती है, अगल बगल के परिवेश में जाता है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी परिघटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। जैसे कि यदि मैं तुमसे पूछूं कि ठंडे के दिनों में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो भाई स्वेटर क्यों पहनते हैं? ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा, क्या स्वेटर से हमको गर्मी लगता है? तो आंसर है नहीं, स्वेटर से कोई गर्मी नहीं लगता, बल्कि हमारा जो शरीर है उसका गर्मी बाहर नहीं जा पाता। यदि हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, तो स्वेटर के अंदर ही वो गर्मी रह जाता है, वो स्वेटर से बाहर नहीं जा पाता। इस कारण से ठंडी के दिनों में हमारा जो शरीर है उसके लिए स्वेटर बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम लोग कंबल भी ओढ़ते हैं, कंबल ठंडे के दिनों में ओढ़ते हैं। तो क्या कंबल से हमें गर्मी का अनुभव होता है ठंडे के दिनों में? तो आंसर है नहीं, कंबल से हमें गर्मी का अनुभव नहीं होता। बल्कि कंबल क्या करता है, यदि मान लो मैंने कंबल ओढ़ लिया तो कंबल क्या करेगा? मेरे शरीर का जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देगा। बाहर तो भाई बहुत ठंडा है, और यदि मेरे शरीर का सारा गर्मी बाहर चला जाए तो मुझे तो बहुत ठंडी लगेगी ना। तो कंबल क्या करता है? हमारे शरीर का जो गर्मी है उसको बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण हमें गर्मी का अनुभव होता है। समझ गए? तो स्वेटर क्यों पहनते हैं, या जैकेट क्यों पहनते हैं, या फिर हम लोग कंबल क्यों ओढ़ते हैं, ये सारा इसका रीजन है। देखना, सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि जो भी गर्म पिंड है वह अपनी ऊष्मा को बाहर के वातावरण में छोड़ता है। किस विधि द्वारा क्वेश्चन पूछेगा? तो आंसर है विकिरण के रूप में करता है। विकिरण के द्वारा, किसके द्वारा? विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा वो अपने हीट को बाहर की ओर छोड़ता है। इसको याद रखना है। चलो, तो कुछ और बातें यहां पर सिखाई जा रही हैं। बोलता क्या है? बोलता है जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो सकता है, कुछ भाग अवशोषित हो सकता है, कुछ भाग परागत भी हो सकता है। अब देखो, विकिरण के बारे में खास चीज यहां पर बता रहा है कि यदि विकिरण जो है किसी चीज से टकराता है, मान लो कि यहां पर कोई सरफेस है जिससे यहां पर ये विकिरण के द्वारा ये ऊष्मा इससे टकराएगा, तो क्या होता है? कुछ ये जो विकिरण है टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगा। इसका कुछ भाग क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। कुछ क्या होगा? इसमें अवशोषित हो जाएगा, और कुछ पारगत भी हो जाएगा, यानी इसके आर पार भी हो सकता है। तो विकिरण का कुछ भाग क्या हो सकता है? अवशोषित हो सकता है, कुछ परावर्तित हो सकता है, कुछ पारगत हो सकता है। इसका क्या मतलब है? ये देखो, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहां देखना। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। यदि इस विकिरण को कोई चीज अवशोषित कर ले तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, काले कपड़े की बात करते हैं, और हम बोलते हैं कि जो काला रंग होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है। वो देखो, यही अवशोषित बोल रहा है
इसका मतलब है कि यदि काला रंग का कपड़ा पहना जाए या काले रंग की कोई चीज हो, उस पर जो विकिरण आता है तो वो उसका बहुत सारा मात्रा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी कारण हमें बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि काले रंग के कपड़े हम पहनेंगे तो ऊष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और ऊष्मा को जब अवशोषित कर लेगा तो हमें क्या लगेगा, गर्मी का अनुभव होगा। इसी कारण से हमें बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। सफेद रंग के बारे में क्या बोला जाता है कि यदि सफेद रंग से कोई विकिरण टकरा रहा है, जैसे मान लो कि प्रकाश इससे टकरा रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। सफेद रंग से जो ये ऊष्मा टकराएगा वह परावर्तित हो जाएगा, और यदि परावर्तित हो जाएगा तो हमें उतना गर्मी नहीं लगेगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। नेक्स्ट देखो, बोलता क्या है, धूप में बाहर जाते समय आपका छाता का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। क्यों? क्योंकि छाता जब हम लोग लेते हैं तो ये सोच ये है कि यदि सूर्य का प्रकाश उस छाते पे पड़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाए, और यदि वो परावर्तित होके चला जाएगा तो हमें फिर उतना गर्मी नहीं लगेगा। छाता लेने का ये मतलब है। अब देखो यहां से वही सारी बातें लिखी गई हैं। बोलता है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो काफी सारी बातें हम लोगों ने इस पे की हैं कि सर्दियों में हम लोग हल्के वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि सर्दियों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं और डार्क रंग के वस्त्र पहनते हैं। जबकि गर्मी में हम लोग हल्के वस्त्र, हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं और हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये सब बात हम लोगों ने अभी किया है। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों पहनते हैं और साथ ही साथ हल्के वस्त्र भी पहनते हैं, यानी सूती वस्त्र भी पहनते हैं। जबकि सर्दियों में हम कैसे रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये सारा हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, और ये हम लोगों ने पता भी कर लिया है कि ऐसा क्यों है। इसी के लिए यहां पर एक प्रयोग दिखाया गया है। प्रयोग सिंपल सा है कि यहां पर एक ब्लैक कलर का हमारे पास कंटेनर है और यहां पर व्हाइट कलर का कंटेनर है। इन दोनों में पानी रखा जाएगा और सूर्य की उपस्थिति में इनको छोड़ दिया जाएगा। तो हमें जांच करना है कि किसका तापमान जल्दी बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो ब्लैक कंटेनर है उसका तापमान जल्दी बढ़ जाता है, उसका पानी जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो डार्क रंग है, गहरा रंग है, काला रंग है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और जो श्वेत रंग है ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। याद रखना यही दो मुख्य बात है। टीन का एक जैसा दो डब्बा लीजिए, एक को श्वेत रंग से और दूसरे को काले रंग से रंग दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, पानी को धूप में रख दीजिए और देखिए कि कौन जल्दी गर्म होता है। ये यहाँ पर यही दिखा रहा है। जल अधिक गर्म है, केवल जल को छूकर भी आप दोनों का ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग गर्म जल भरिए, दोनों डिब्बों को किसी कमरे। अब देखो, पहले तो दोनों को गर्म कर लिया, अब उन दोनों को ठंडे करने की कोशिश की जा रही है। तो बताओ जल्दी कौन ठंडा होगा? तो आंसर है व्हाइट वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो काला वाला है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्या इस क्रियाकलाप से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में हमें सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। सीधा सा लाइन है, वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। जबकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है।
गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ये लाइन एक तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन ज्यादा अवशोषित करेगा ऊष्मा को, तो गहरे रंग का वस्त्र। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को, देखो यही ऊष्मीय विकिरण लिखा है कि हल्के रंग का जो कपड़ा है वह ऊष्मीय विकिरण को रेडिएट कर देगा, वह उसको अवशोषित एब्जॉर्ब नहीं करेगा, परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग का वस्त्र अधिक आरामदायक होता है। अब चलो यहां देखो कुछ और बोल रहा है, क्या बोलता है देख लेते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवनों की बाहर दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने से एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो यहां पर बोल रहा है कि घर का वातावरण को ऐसा रखा जाए, मतलब घर को ऐसा बनाया जाए जिससे कि उसका जो अंदर टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए यहां बोल रहे हैं कि खोखली ईंटों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये यहां बताया गया है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाता है, ऐसा क्यों? तो इसका बात हम लोगों ने पहले भी कर लिया है कि ठंडे के दिनों में हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं? हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। होता क्या है कि जो ऊनी वस्त्र है उसको पहनने से उसका जो रेशा है उसमें जो हवा है वो वहां ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। और जो हवा है वह ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, अच्छा चालक नहीं होता। इस कारण से हमारा जो शरीर है उसका ऊष्मा बाहर नहीं जा पाता, और जिसके कारण हम लोग गर्मी का अनुभव करते हैं। ये पॉइंट वाइज चीजें यदि तुम लिखोगे तो एग्जाम में पूरा नंबर आएगा। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ध्यान से सुनते जाना। ऊन ऊष्मा रोधी है। पहला पॉइंट क्या बोला? ऊन जो है ऊष्मा रोधी है, वह ऊष्मा को बाहर या अंदर आने से रोकता है। ध्यान से समझो इसको। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो ऊन का रेशा है उसके बीच में क्या होता है? वायु फंसा रहता है। यह वायु हमारे शरीर के, वायु कैसा होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो हमारे शरीर का जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता, ठंडे परिवेश की ओर जाने, विकृत होने से रोकता है, और जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है। तो देखा पॉइंट नंबर 1, 2, 3 बना करके लिखेंगे तो कितना सुंदर हमारा आंसर बनेगा। आंसर बनाने का भी तरीका है कि ऐसा आंसर लिखा जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले एग्जाम में। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसी एक को चॉइस करना है, तो आप किसको यूज करना पसंद करेंगे? अब तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्दियों का दिन है, बहुत ठंडी लग रही है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिया गया है। एक तो एकदम मोटा कंबल तुमको दे दिया गया है, और एक और चॉइस है कि भाई पतला पतला दो कंबल तुम रख ले सकते हो। तो बताओ कि कौन सा ज्यादा बेहतरीन होगा, किसमें ज्यादा गर्मी हमें लगेगा? सोच के थोड़ा बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा। तो आंसर ये है कि जो दो पतले पतले कंबल हैं उसमें हमें ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, या बोलें कि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी यदि दो पतले पतले कंबल हम लोग लेते हैं। यदि हम लोगों ने एक पतला कंबल लिया है, इसी के ऊपर एक और पतला कंबल डाल लेते हैं, तो इन दो कंबल के बीच में अब कौन फंसा है? हवा फंसा है, और हवा फिर ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर का ऊष्मा है उसको एकदम वो अंदर पैक करके रखेगा, वो बाहर जाने नहीं देगा, जिससे हमें ज्यादा गर्मी अनुभव होगा। तो यही कारण है कि एक मोटे कंबल के जगह हम लोग कैसा कंबल यूज करते हैं? दो पतले पतले कंबल यूज करते हैं, तो हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव होता है।
तो इस तरीके से दो पतले कंबल के बीच में वायु की परत विद्यमान होगी, जिससे हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव होगा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है? सारे वीडियोस मैं ला रहा हूं। यदि एक साथ ये सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, हमारे ऐप पर जाओ। ऐप पर एक साथ सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। क्लास 9, 10, 7, 8 सब के वीडियोस वहां पर मौजूद हैं एक साथ, यदि तुम्हें खोजने में दिक्कत हो रही है तो। और नहीं तो तुम खोज पा रहे हो हमारे चैनल पर, तो आसानी से खोजो उसको, प्लेलिस्ट देखो और सारे वीडियोस को तुम पढ़ो। एनसीईआरटी की बहुत बेहतरीन वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।